आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। रिम्स को नया रूप देने की कवायद हुई तेज। नए स्वरूप देकर बढ़ाई जाएगी बेड की क्षमता। 2500 बेड की क्षमता वाला होगा अस्पताल। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की दस्तक से लोग परेशान। लोगों की सारी फसलें हुई बर्बाद। बाढ़ के पानी से सब्जियों के अलावा धान और मक्की की फसलों में भी हुआ काफी नुकसान। साहिबगंज में डीआईजी सुदर्शन मंडल ने किया दौरा। पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी सलामी। डीआईजी ने जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के दिए निर्देश। सीतामढ़ी के नए सुनील कुमार यादव ने पदभार किया ग्रहण। डीएम ने सीतामढ़ी सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। मौके पर 100 बेड के अस्पताल का किया निरीक्षण। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक महामारी विज्ञानी ने कहा कि सोमवार को कोविड-19 टीके कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावकारिता के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि टीके अभी भी गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी पाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO के अधिकारी ने कहा कि भविष्य में वायरस में और म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, जिसका अर्थ है टीके कोरोना वायरस से लड़ने के खिलाफ अपनी शक्ति खो सकते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान डेल्टा B 1.6170 संस्करण में एक उप परिवर्तन के कारण हुआ है। आपको बता दें कि इसे पहली बार भारत में पहचाना गया है। दूसरी लहर को मुख्य कारण माना गया है। यूके सहित कई अन्य देशों में भी इसे दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना गया है। वहीं WHO द्वारा वायरस के अत्यधिक संक्रमणीय संस्करण को चिंता के चौथे प्रकार के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। नवीनतम संस्करण यूनाइटेड किंगडम के लिए एक खतरा बन गया है, जहां दैनिक मामले फिर से 10,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब संभावनाएं और बढ़ती जा रही हैं, जहां आने वाले समय में कोरोना वायरस का टीका कम प्रभावी पाया जा सकता है। बता दें कि ये तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में ज्यादा ले सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई तैयारियां हालांकि की जा रही हैं, लेकिन इस दौरान WHO के एक विशेषज्ञ का कहना है कि आगे आने वाले समय में कोरोना वायरस के टीके डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कम प्रभावकारी रहेंगे। इसके संकेत दिख रहे हैं। हालांकि टीके अभी भी गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने में प्रभावी पाए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना संक्रमण का विस्तार देखने को मिल रहा है, ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान कोरोना के इलाज के लिए जो अभी इंजेक्शंस या जो टीके प्रभावकारी हैं, वो आगे आने वाले समय में कम प्रभावकारी हो सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। चंदन, कोरोना की तीसरी लहर के संकेत दे दिए गए हैं, जहां ये ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कोरोना के टीके भी अब अपना प्रभाव कम कर देंगे। कोरोना के टीकों का प्रभाव भी कम हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये निकल करके सामने आता है कि तीसरी लहर की आशंका भी जता दी गई है। तीसरी लहर के आना भी निर्धारित कर दिया गया है। अगर कोरोना के टीके भी अपना प्रभाव कम कर देंगे, कोरोना के टीकों से भी लोगों की जान नहीं बचा जा सकेगी, तो आगे आने वाले समय में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़ों में गिरावट कैसे दर्ज की जाएगी, लगाम कैसे लगा जा सकेगी? बिल्कुल प्रगति जी, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और सोचने वाली बात है, क्योंकि सीधे दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि 6 से 8 हफ्तों में जो है कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है, जिसे लेकर बच्चों में सबसे ज्यादा खतरा है। इसे लेकर और डेल्टा और अल्फा प्लस का आने का इस बार जो खतरा है वो ज्यादा संभावित है, और इसे कहीं न कहीं हर वर्ग के लोग प्रभावित होंगे। खासकर जो कोरोना का असर है, जैसा कि आपने कहा, वो असर कम, वैक्सीन का जो असर है वो असर कम नहीं होगा, लेकिन ये है कि कोरोना का जो वेरिएंट है
वो पहले से ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी ज्यादा प्रभावशील रहेगा, तो कहीं न कहीं लोग ज्यादा बीमार होंगे और ऐसे में जो मौत का आंकड़ा है वो कम होने के बजाय जो मौजूदा स्थिति है उससे कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही है, लोगों को जो छूट मिल रहा है उसे साफ तौर पर बाजारों में लापरवाही लोगों के बीच देखी जा रही है। तो कहीं न कहीं अब जो है जिस तरीके से पहले जो दूसरी लहर में थी, जो डबल म्यूटेंट का बात था कि जैसे ही एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का जब कोरोना एक दूसरे में मिलता था तो वो अपना डीएनए चेंज कर लेते थे। तो अब ये जो डबल म्यूटेंट का जो प्रभाव है, डबल म्यूटेंट से वो आगे बढ़ के अल्फा प्लस में आ गया है, तो इसकी जो कहीं न कहीं खतरा जो है तो देश में और बिल्कुल चंदन, लगातार कोरोना का वेरिएंट चेंज होता जा रहा है। अब वो डबल से अल्फा वेरिएंट में पहुंच रहा है, जहां तीसरी लहर की संभावना जताई गई है। वहीं इस तीसरी लहर के दौरान बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे। हालांकि इस दौरान हर वर्ग के लोगों पर भी संक्रमण का खतरा बना रहता है, लेकिन इस दौरान आशंका ये जताई जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपनी चपेट में लेगी। ऐसे में राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि ये निर्धारित कर दिया गया है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और ये तीसरी लहर बच्चों को अपनी चपेट में भी ले सकती है। तो बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए क्या कुछ तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं? इसकी तैयारी जो है फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो पूरी, लेकिन आपको बता दूं कि ये अच्छी बात है कि जो भारत है वो पूरे वर्ल्ड में जो है कहिए कि पहले पावदान पे है इस वैक्सीनेशन क्षेत्र में, यानी जो वैक्सीन का जो आंकड़ा है वो सरकार के साथ साथ प्रशासन भी और यहाँ के लोग भी जो है लापरवाह हुए हैं, क्योंकि जो वैक्सीनेशन बिल्कुल चंदन, तो लगातार आशंका यही जताई जा रही है कि अगले आने वाले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और इस दौरान ये कोरोना ने जो वेरिएंट चेंज किया है वो ज्यादा खतरनाक भी है और साथ ही चिंतनीय भी है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर कब तक संज्ञान लेती है और बच्चों को कोरोना के आंकड़ों से बचाने के लिए क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में बेड की कमी से हुई परेशानियों से सबक लेते हुए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने का फैसला लिया है। इसी के तहत झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल यानी रिम्स को नया रूप देने की कवायद भी शुरू हो गई है। रिम्स को अब एम्स की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग और रिम्स प्रबंधन अस्पताल के आधारभूत संरचना में बदलाव की तैयारी की जा रही है। रिम्स में वर्तमान में 1800 बेड की सुविधा है, जिसमें नए स्वरूप देकर 2500 क्षमता वाला अस्पताल बनाया जाएगा। आपको बता दें कि रिम्स अस्पताल को नया रूप देने के लिए स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह और रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सिंह ने रिम्स अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी और पीएचडी विभाग के अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल के विस्तार में होने वाले खर्च की प्राक्कलन राशि तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जहां एक ओर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मुंगेर जिला प्रशासन समेत राज्य और केंद्र सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, वहीं कुछ लोगों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ताजा मामला मुंगेर जिले के हरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान डांस का आयोजन कर कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। जी हां, इसका वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि साधना प्लस न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बाढ़ ने दस्तक दे दी है। बाढ़ की दस्तक देने के बाद अब लोगों की परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। लोगों की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। बता दें कि जिले में मीनापुर में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में पिछले 2 दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। जलस्तर में बढ़ोतरी होने से मीनापुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इन इलाकों में बाढ़ के पानी से सब्जियों के अलावा धान और मक्के की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं कुछ पंचायतों में बाढ़ के पानी की वजह से अपने प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है।
बूढ़ी गंडक नदी के तेज प्रवाह के बीच अब नदी का पानी तेजी से निचले इलाकों में फैलने लगा है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में हो रहे इजाफे से ग्रामीण बाढ़ की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। मीनापुर के बहादुर पंचायत में बाढ़ का पानी तेजी से निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है। गांव के एक प्रमुख सड़क पर बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिससे सड़क पर तेजी से कटाव हो रहा है। नदी के रुख को देखते हुए सड़क के बाढ़ के पानी में टूटने की आशंका भी बनी हुई है। बहुत पानी बढ़ा है, अब बहुत ज्यादा परेशानी होता है हर साल। हम लोग के आने जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होता है। हेल के आते हैं, जाते हैं, खतरा भी हो जाता है। बच्चा लोग आता है घूमने, उससे भी परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी क्या स्थिति लग रहा है? अभी बहुत खराब स्थिति है। और इसी के साथ यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, टूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां संथाल परगना रेंज के दुमका डीआईजी सुदर्शन मंडल ने आज कई तरह के विभागीय कार्यों को लेकर साहिबगंज का दौरा किया, जहां पुलिस लाइन मैदान परिसर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास पहुंचते ही पुलिस के जवानों ने मेजर के नेतृत्व में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। इसके साथ ही कई कार्यों की समीक्षा करते हुए डीआईजी सुदर्शन मंडल ने पुलिस लाइन मैदान में पुरानी हो चुकी 11 गाड़ियों की नीलामी करने के लिए आदेश भी जारी किए। इसके साथ ही एसपी को कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी निर्देश जारी किए गए। ऑफ रोड जो व्हीकल है, उस व्हीकल के रद्दीकरण के लिए आए थे। ऑफ रोड जो पुलिस लाइन जो व्हीकल है, जो चल नहीं रही है, उसके लिए एक कमेटी गठन किया। डीआईजी उसके प्रेसिडेंट होते हैं, तो उसी के कमेटी के इसमें ऑफ रोड जो 9-11 गाड़ी आती है, उसके रद्दीकरण के लिए आए थे। सीतामढ़ी के नए डीएम सुनील कुमार यादव पदभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी किस तरह से है, स्वास्थ्य विभाग के हालात कैसे हैं, इसको लेकर डीएम अचानक सीतामढ़ी सदर अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने 100 बेड का मातृत्व और शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। वहीं डीएम ने कहा कि 100 बेड का ये अस्पताल बनकर लगभग पूरा हो चुका है। अब जल्द ही इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होगा। बता दें कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये 100 बेड का मातृत्व और शिशु अस्पताल है, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अस्पताल के हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है, तो वहीं 10 बेड पर वेंटिलेटर भी मौजूद रहेगा। के पास में हेल्थ में है, सदर अस्पताल या बाकी पीएचसी वगैरह में कई स्किल स्टाफ है, जिसके लिए कि अपैरेटस नहीं है उनके पास ऑपरेट करने के लिए, हमारे पास है। तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हम वहां से उनको लाके और यहाँ पे उनको लगाएं, और जितनी मशीन्स और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ऑप्टिमम यूज हम लोग कर सकें। सर, बिरसर में भी अनुमंडलीय अस्पताल है, तो काफी बेहतर वहाँ व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ स्टाफ के कमी के चलते वो शुरू नहीं हो सका आज तक। 1-1.5 साल हो गया सर, और बहुत बेहतर इसी तरीके का वहाँ भी व्यवस्था है सर। बढ़ते आगे, जहां आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर डीपीआरसी भवन के सभागार में जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजशेखर की अध्यक्षता में
सभी प्रखंडों और बीपीआरओ और सभी कंप्यूटर ऑपरेटर्स के साथ बैठक की गई। बता दें कि इस बैठक में पंचायत चुनाव से संबंधित पद आरक्षण और आवंटन से प्रशिक्षण दिया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सभी बीपीआरओ को कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत की जगहों और पदों का पिछड़ा वर्ग, अन्य अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए कोटिवार आरक्षण आवंटन और उन सभी कोटि की महिलाओं के लिए अनुमान में आरक्षण और आवंटन के प्रस्ताव को जल्द से जल्द तैयार कर जिला कार्यालय को भेजें, जिससे समय रहते राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जा सके। वहीं बैठक में शिक्षक कुंदन कुमार, वंश नायक सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। 20 जून को बोकारो जिले के 9 प्रखंडों से आए हुए बीपीआरओ और कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाया गया था। सभी 9 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु मुखिया, पंचायत सचिव, पंचायत समिति एवं वार्ड के आरक्षण और आवंटन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया और उनको निर्देशित किया गया कि 100 समय उपयुक्त कार्यों को संपादित कर जिला पंचायत कार्यालयों को समर्पित करते हुए ताकि उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। कोरोना वायरस के खिलाफ बिहार में वैक्सीनेशन अभियान काफी परवान चढ़ रहा है। हर तरफ वैक्सीन लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। खासकर मोकामा और घोसवरी प्रखंड के जल जमाव के बावजूद कोरोना वॉरियर्स और आम लोगों में वैक्सीनेशन के लिए अहम सजगता भी देखी जा रही है। बता दें कि इस दौरान घुटनों भर पानी में घुसकर भी लोग वैक्सीनेशन के लिए सराहनीय जज्बा दिखा रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स ने भी हर बाधा को दरकिनार कर लोगों को टीकाकरण के लिए जमकर प्रेरित करने का जज्बा दिखाया है। हर तरफ वैक्सीन के लिए टीका केंद्र पर लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोकामा और घोसवरी में आम लोगों ने भी वैक्सीन लेने के लिए कमर कस ली है। वहीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरणा का संदेश दिया जा रहा है। बता दें कि मोकामा घोसवरी बीडीओ मोकामा सीडीपीओ अर्चना कुमारी की सार्थक कवायद ने टीकाकरण अभियान में इलाके को जिले में अव्वल दर्जा प्रदान कर जंग को धारदार बना दिया है। बढ़ते हैं आगे, जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सांसद चुनी गई थी तो एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतने का आरोप का राजनारायण का एक मुकदमा था, जिसको उसकी संसद सदस्य को 12 जून सन 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहराया गया। उसी समय देश में व्यापक आंदोलन चल रहा था, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, कई प्रकार के चुनाव में परिवर्तन, ऐसे सब मुद्दे अलग अलग उछल रहे थे। अंततः 25 जून की रात श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल घोषित किया और देखते ही देखते लगा कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आजादी के दीवानों ने जो बलिदान के आधार पर देश को आजाद किया था, एक सपने थे, वो सपनों के तहत देश चल रहा था, तो एकाएक तानाशाही रवैया अपनाई गई, प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया, वैचारिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में भेज दिया गया। इतना क्रूर रवैया अपनाया गया कि केवल स्व प्रशंसा और जो सरकार करे तत्कालीन वही सही है। किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, भाषण, अखबारों में आलेख, ये सारे बंद कर दी गई। या तो सेंसरशिप के लिए स्थानीय पदाधिकारी देख करके ही समाचार पत्र का संपादकीय अप्रूव होगा, तभी समाचार पत्र में वो संपादकीय छपेगा। इस प्रकार के वो काले दिन थे। सभी लोगों ने, खासकर कई समाचार पत्रों ने भी लोकतंत्र बहाली के आंदोलन को बखूबी लड़ा। देश में 2 धाराएं चली, एक कांग्रेस की अगुवाई में
तानाशाही रवैया और दूसरा देश में लोकतंत्र बहाल का आंदोलन, सत्याग्रह होने लगे। और हमें इस बात का गर्व है, उस समय के आंदोलन में जो लोकतंत्र बहाल का आंदोलन था 1975 से लेकर 1977 तक, तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती दल रहा भारतीय जनसंघ के सर्वाधिक कार्यकर्ता जेल में रहे। हमारे उस समय के जो बड़े नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, उन्हें आपातकाल के तुरंत घोषित होने के तुरंत बाद ही जेल में ठूंस दिया गया। तो लोकतंत्र बहाल के आंदोलन का नेतृत्व, अगुवाई भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने किया और देश के सभी लोग, चाहे जिस भी दल के हों, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ खड़े थे, उनका अभूतपूर्व योगदान उस आंदोलन में हुआ। 19 महीने तक कई लोग निशा के तहत जेल में बंद कर दिया गया। एक बार तो यह लगता था ये अंधेरी काली रात, इसका सवेरा होगा ही नहीं, इस प्रकार का लगता था। लेकिन हजारों लोग, लाखों लोग जेल गए, हजारों लोगों को प्रताड़ित किया गया। आज उनमें से कई लोग हम सबके बीच में नहीं हैं, जिन्होंने दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ा। हमने देश को तो आजाद किया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस आजादी को आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का नाकाम कोशिश श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया। उसकी एक बड़ी लड़ाई देश में हुई, जिसको आजादी की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि 25 जून की रात को आपातकाल घोषित हुआ, तो 25 जून को हम इस वर्ष काला दिवस के रूप में मनाएंगे। एक ब्लैक डे होगा 25 जून, और हम एक्सपोज करेंगे कांग्रेस पार्टी, तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो काम किया है, आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिशें हुई है, हम उन बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे। मित्रों, एक विडंबना देश में है कि देश के अधिकांश राजनीतिक दल कांग्रेस से उत्पन्न हुए हैं या कांग्रेस के साथ मिलकर शासन चला रहे हैं या ऑपोजिशन में है। इसलिए कांग्रेस की संस्कृति उन दलों पर हावी है, और उसमें से अधिकांश दलों की नियति यह है कि उनके यहां आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा करते थे कि हमारा आचरण लोकतांत्रिक होना चाहिए, हमारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक होनी चाहिए, और राजनीतिक दल जो सत्ता में आएगा, राजनीतिक दल के जो आंतरिक लोकतंत्र उसमें होना चाहिए। लेकिन आज देश के अधिकांश राजनीतिक दल एक परिवार तक सिमटे हुए हैं। बाप बेटे की पार्टी, मां बेटे की पार्टी, पति पत्नी की पार्टी, ये कांग्रेस संस्कृति का एक विकृत नमूना के रूप में देश के अधिकांश राजनीतिक दल उस संस्कृति को अपनाए हैं। असहिष्णुता जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए विपक्ष को जेल में ठूंस दिया गया था, अत्याचार किए गए थे, आज हमारे पश्चिम बंगाल में वही संस्कृति आज दिखाई पड़ती है। आज पश्चिम बंगाल में जो आपातकाल में जिस प्रकार की बातें हुई थी, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में भाग लिया, आंदोलन करते रहे, आज उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसीलिए आज देश में इस प्रकार के तत्व जो खास करके लोकतंत्र विरोधी तत्व, जो स्वभाव से लोकतंत्र को अपनाना नहीं चाहते, ऐसे तत्व राजनीति क्षेत्र में कुछ दल के लोग इसमें सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को न केवल लोकतंत्र की समर्थक है, लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था है, और हमने अपने पार्टी के आंतरिक संगठन में भी लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया है। हमारी कार्यपद्धति लोकतांत्रिक है।
तो लोकतंत्र पर पूरी आस्था, इसलिए हम जब पार्टी के संविधान में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में हमने लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त किया है और हमें इस बात का फक्र है कि भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी कोई कार्यकर्ता करता है। हमारे यहां वंशवाद और परिवारवाद जो दूसरे राजनीतिक दल में है, भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर है। तो हम इस अवसर पर आपातकाल विरोध दिवस 25 जून को पूरे प्रदेश में मनाने वाले हैं। तो झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी के दौरान जो आपातकाल लागू किया गया था देश में, वो लोकतंत्र की हत्या थी और इस लोकतंत्र की हत्या के विरोध में अब आने वाले 25 जून को काले दिवस के रूप में मनाने का फैसला बीजेपी के द्वारा लिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।